बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। धांधली की सदाएं तो पहले भी मेरे पाकिस्तान में लगती रहीं, लेकिन उसके बाद थम गई। इस दफ़ा लगता है थमने का सिलसिला ही नहीं है। पहले काबीना के हलफ भी हो चुके हैं। इस वक्त लाहौर, पंजाब और पंजाब के बाद KP के काबीना का हलफ भी आपने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी आपके सामने है कि वो नहीं रिजॉल्व हो सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी, वो भी हमारे सामने आई। इस वक्त वजीर आजम साहब ने जब पहला खिताब किया, उसमें सबसे पहली बात जो थी वो IMF की तरफ जाना था। एक तरफ IMF की तरफ जाना और दूसरा मुल्क में अभी स्टेबिलिटी उस तरह से हम नहीं देख रहे जिस तरह से हम सोच रहे थे कि इंतखाबात के बाद आ जाएंगी। अभी जो PTI का हमें रवैया नज़र आ रहा है वो कमो पेश इसी तरह से है कि आगे वो इस हुकूमत को चलने नहीं देना चाहते। मेरी प्रोग्राम में कितने ही PTI के लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि अगर ये हमारा मैंडेट है तो हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त ये नज़र आती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान और वो जिस तरह से आग बगोला हो रहे हैं वो भी दीदनी है। यही फजलुर रहमान साहब थे जो पहले PTI के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन ये भी बात उन्होंने बड़ी लॉजिकल की कि मैं पहले यही सब चीज़ें 2018 में PTI से भी कह रहा था और अब भी वही सब कुछ सामने। उनके लफ्ज़ों का अगर उनके ही बात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लिया जाए तो बेहतर है। वो कहते हैं जनाब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बताएं कि जितना मैंडेट 2018 में था इस बार भी कमोबेश इतना ही मिला है, तो इस बार इलेक्शन में धांधली कैसे नहीं हुई। और दूसरा वही कहते हैं कि जनाब PTI से भी सवाल किया था कि 2018 में धांधली नहीं हुई तो इस बार कैसे धांधली हुई। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है और मेरा किसी के ख़िलाफ़ कोई नज़रिए का इख्तलाफ नहीं हो सकता है, ज़ाती इख्तलाफ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें यूं खान के दौर को भी उन्होंने याद दिला दिया और बहुत कुछ ऐसा कि जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली भी उठाता है। शहबाज शरीफ साहब जो ना कहते हैं कि तमाम इलेक्शन प्रोसीजर में फ़ौज की तरफ उंगली उठाना ठीक नहीं है, और ये बात इस वक्त कमोबेश जब कोर कमांडर्स का इजलास होता है तो उसमें स्पेशली उंगली उठाने वालों पे भी बात होती है और 9 मई वालों पे भी दो टोक बात होती है। यानी कि मामला ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो इस वक्त इलेक्शन की धांधली का हो, मखसूस सीटों का हो, चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि इस वक्त एक पाकिस्तानी ये सोचता था कि जैसे ही ये सब तमाम मामला ख़त्म होंगे चीज़ें बड़ी नॉर्मल होकर सामने आएंगी। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। फवाद अहमद सीनियर साहबी मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब। सबसे पहले फवाद की तरफ चलते हैं। फवाद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ फवाद, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। फवाद, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात पे जाएंगे। काफ़ी घन गरज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, काफ़ी तल्ख बयानात भी आ रहे हैं उनके। एक तरफ ये भी समझ से बाहर है कि जब PTI के चेयरमैन इस वक्त फील्ड में आए और KP में जाहिर सी बात है पहले उनका जोर वहीं पे था, तो बड़ी धुआंधार तकरीरों में इमरान खान साहब की और फजलुर रहमान साहब की तकरीरें भी हमने सुनी, मुख्तलिफ नामों अलकाबात से भी नवाजा गया। लेकिन आज वो दोनों एक तरफ हैं। ये वाकई फजलुर रहमान साहब मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं या फिर जो सदारती उम्मीदवार होने की का ख्वाब ना पूरा हो सका इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या कहेंगे आप? देखें जी, मौलाना फजलुर रहमान का जहां तक रद्द है, मुझे किसी फ्रस्ट्रेशन नतीजा लगता है। अगर सिर्फ बात करें हम सिंध की, तो सिंध के अंदर बड़ा एहतजाज GDA के साथ मिले हुए हैं वो राशिद महमूद सुमरो साहब यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ JUI कह रही है हमारे साथ धांधली होगी। लेकिन मुझे तारीख में वो वक्त वो लम्हा बताए कि जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI सूबा सिंध के अंदर कुछ सीटें ले सकी हो, मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता 2002 में ऐसा हुआ कि मुत्तहिदा मजलिस अमन जब बनी थी तो कराची की कुछ सीटें जहां जमात इस्लामी के पास गई थी, वहां पर कुछ सीटें 2-3 सीटें JUI के पास भी आई थी। और एक कश्मीर से मीर आबिद सुंदरानी साहब, गालिबन मुझे नाम उनका याद आता है कि वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट के ऊपर सूबाई असेंबली के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद में उन्होंने भी मजलिस अमल को खैरबाद कह दिया था। इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि कहां पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात सूबा सिंध के अंदर किसी भी जगह पर सियासी महाज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स के अंदर कहीं पर जो है वो कोई ऐसा नुमाया काम कर सकी हो कि हम कहें कि मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर लोगों की चॉइस थे। फिर KPK की तरफ आ जाए, KPK के अंदर अगर मौलाना फजलुर रहमान को किसी ने हराया है तो वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वहां तो ना नून लीग कामयाब हुई है, ना पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, ना जमात इस्लामी कामयाब हुई है, ना कोई और तीसरा फर्द आकर कामयाब हुआ है। वहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार ही कामयाबी का
जो है वो झंडा थामे हमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को असल एतराजात केपीके के ऊपर है, और केपीके के ऊपर जिनके साथ वो मिल रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, दोस्ती की बातें हो रही हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान जिनको हलवा खिला रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर वही लोग हैं कि जिन्होंने मौलाना रहमान को हराया। महसूस ये होता है कि मौलाना कहा, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहा जा रहा है कि कर रहा हूं ताकि इस अमर का कर्ज मेरे ऊपर ना आए कि जो बात आगे की जा रही है वो जो है वो शायद कोई मुझसे मंसूब है या मेरी तरफ से कोई इनिशिएट हुई है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि नून लीग, MQM और किसी हद तक की कुछ मकामात के ऊपर पीपल्स पार्टी को सीटें दी गई हैं फॉर्म 45 के अंदर फॉर्जरी करके, तो ये जो इल्जाम एक लग रहा है धांधली का या मैनिपुलेशन का इंतखाबात की, मौलाना फजलुर रहमान शायद चाहते थे कि उनको भी उसी तरीके से उसी तरीके से वैसा ही हिस्सा दिया जाए कि जैसा MQM को दिया गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि MQM तो शायद कराची से पोलिंग स्टेशन तो क्या शायद पोलिंग बूथ नहीं जीत सकी कोई, लेकिन रिजल्ट जब आया तो कराची की 15 सीटें उनके पास थी और हैदराबाद की 2 सीटें मिला के 17 सीटों पे वो कामयाब करार पाई। और खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब असेंबली के अंदर कहते हैं तो हमारी आंखें हैरान रह जाती हैं कि उन्होंने कहा कि अगर 2024 के अंदर हमारा मैंडेट धांधली के जरिए आया है तो आपका कौन सा 2018 के अंदर जो है वो कोई बगैर धांधली के आया था। तो इसका मतलब ये काफी सारी चीजें तो हमारे आंखों के सामने ये ऐसी हो रही हैं कि मुज़ाहिका केस है कि कौमी असेंबली के फ्लोर पे कोई इस किस्म की बातें करे, ये सोचने का मकाम है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये मामला है ना। मौलाना फजलुर रहमान की बात तो बड़ी वाज़ेह से समझ में आती है कि मौलाना फजलुर रहमान धांधली के अंदर से अपना शेयर ना मिलने पर इस वक्त खफा हैं। वो ये चाहते थे, आपको याद होगा कि अगर कोई इंतखाबात के सबसे ज्यादा खिलाफ था कि इंतखाबात ना हो, सर्दी होगी, हम कैंपेन कैसे चलाएंगे, बर्फबारी हो जाएगी, हम इलाकों तक पहुंचेंगे कैसे, इन तमाम मामला के ऊपर अगर कोई खफा था, परेशान था, उदास था, इलेक्शन रोकना चाहता था, इल्तवा चाहता था, बार बार कहता था कि निगरान हुकूमत जो है वो उसको कायम रहने दिया जाए, तो वो कोई और नहीं मौलाना फजलुर रहमान थे। वही चाहते थे कि इस मुल्क में इलेक्शन का जो है वो मंजरनामा बपा ना हो और वो इसी तरीके से इंतजार करते रहेंगे कब हालात साजगार होते हैं और कब जो है वो इलेक्शन के लिए जा पाते हैं। मुझे लगता है कि उनको एतराज या तकलीफ या दुख इस बात के ऊपर है कि जिस तरीके से दूसरे लोगों को सीटें दी गई फॉर्म 45 को तब्दील करके, जैसा कि दावा किया जा रहा है दीगर सियासी जमातों की तरफ से जो जीतने वालों की मुखालिफ है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे उस तरीके से जो है वो KPK के अंदर शेयर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इलेक्शन से पहले चलिए फवाद, ये तो मौलाना साहब के फ्रस्ट्रेशन वाली बात समझ में आती है और एक लॉजिकल बात जो शायद लोगों को नहीं समझ में आ रही है, स्पेशली मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं भी कहूँ कि PTI का वोटर भी बहुत सारी चीज़ों में अभी उलझा हुआ है कि वो कहाँ जाए। तो वो जो भी इस वक्त नज़र आ रही है चीज़ें बेहतर ही नज़र आ रही हैं उनकी तरफ से, तो ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि वो सदारती उम्मीदवार भी काफ़ी अरसे से थे और फिर उनको भी उसी तरह से सीटें जीतनी थी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्म 45 वाला जो मसला अभी गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उठाया और अपने फॉर्म 45 को भी दिखाया और जो अपलोड हुए हुए उसको भी दिखाया। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्या चैलेंज किया जा सकता है? इस पे कोर्ट कोई नोटिस लेगा? और क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि चलें जनाब, हो भी जाता है इस तरह से, कुछ सीटें मिल भी जाती हैं, तो अब तो हलफ बर्दारियां हो गई हैं, अब तो वजीर आजम बन चुके हैं, किस तरह से मामला हल होगा? चले ज्यादा पीछे नहीं जाते हम। 2013 के अंदर इमरान खान साहब ने नारा लगाया 35 पंचर का। 2013 में उन्होंने नारा लगाया कि मुझे 4 हल्के खोल के दिए जाए क्योंकि इन 4 हल्कों के अंदर धांधली हुई। 35 पंचर से शुरू हुए, 4 हल्कों के ऊपर आए और उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई, आया सादिक साहब वाली सीट के ऊपर रीपोल हुआ। वो तमाम मामला हमने अपनी आंखों से देखे। 2018 के इलेक्शन के अंदर RTS के ऊपर जो है वो शोर मचा के RTS बैठ गया, ये रिजल्ट जो है वो RTS बैठने की वजह से मैनेज हुए। अब 2024 के अंदर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि ये सारा मामला फॉर्म 45 के अंदर फॉर्जरी की वजह से हुआ है। 1970 से लेके आज तक पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए, हर इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी फरीक का जो हारा होता है या जिसकी सीटें कम होती हैं उसने एतराज किया है। 2024 के अंदर भी एतराजात हैं, लेकिन जाहिर है कि अब दौर थोड़ा सा तब्दील हो गया है, तो एतराजात की नोयत हर फर्द की जबान के ऊपर है कि जी फॉर्म 45 के अंदर फर्जरी हो गई। 2002 के इंतखाबात में तो शायद हमारे पास इतने मीडिया या मीडियम नहीं थे कि जो हमें बताते कि फॉर्म 45 भी कोई चीज है और उसके अंदर तब्दीली और उसके बाद जारी होने वाले फॉर्म 47 के नताइज में फर्क जो है, ये शायद आम आदमी के लिए दस्तयाब नहीं था कि क्या होता रहा। मुझे याद पड़ता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक मौके पे कहा कि जो इलेक्शन हुए, झड़लू इलेक्शन हुए,
तो ऐसे इंतखाबात के ऊपर हमेशा से एतराजात होते हैं। अच्छा, इन एतराजात का कानूनी महाज या कानूनी मामलात के ऊपर किस तरीके से बर्ताव होता है, जरा याद कीजिएगा कि एक साहब थे जो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के तवील अरसे तक रहे और फिर उस कंट्रोवर्सी का टीम लीड थे कि जिसने जो है वो तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असम्बली को तहलील कर दिया। हम बात करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाले अदम एतमाद के उस सारे केस की। कासिम सूरी साहब उसका मेन किरदार थे। कासिम सूरी साहब का मामला 3, साढ़े 3, 4 साल तक, जब तक असम्बली खत्म नहीं हो गई उस वक्त तक हाई कोर्ट के अंदर जो है वो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इल्तवा के अंदर रहा। और वो केस था क्या? 50,000 से ज्यादा जाली वोट का केस था कि कासिम सूरी साहब ने अपने हल्के में कुछ जाली वोट डाले 50,000 या उसके करीब या उसके जायद, और उसकी बुनियाद पर जो है वो केस ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आके इल्तवा का शिकार रहा। असम्बली खत्म हो गई। मुझे याद पड़ता है कराची का एक केस था, हफीजुद्दीन साहब जो MQM कर चुके हैं और उसके बाद मेरा ख्याल है भी मुंतखब हो गए। इनकी PS 93 मुझे अच्छी तरह याद है, 91 या 93 थी, और मुकाबले में अब्दुल रजाक नाम का एक कैंडिडेट था और ये सीट पड़ती है जिला गरबी के अंदर। वो भी 3, साढ़े 3, 4 साल 2013 के अंदर इसी तरह फॉर्म लेके घूमते रहे कि मेरे पास ये रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स को जो है वो ठीक समझा जाए कि जो मुझे पोलिंग स्टेशन से जारी हुए, और उन रिजल्ट्स को जो है वो गलत समझा जाए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने RO ने बाद में जारी किए, और उन्होंने उसके सारे सबूत भी रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, पैसे वाले आदमी थे, बेताशा उन्होंने पैसा खर्च किया, इस्लामाबाद गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन निजाम सिमट गया। 13 से 18 आ गया, नए इलेक्शन हो गए, लेकिन अब्दुल रजाक को मैंने अपनी आंखों के सामने जो है वो इंसाफ मिलते हुए नहीं देखा। तो 2 केसेस तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें भी मौजूद है कि अगर आप कोई काम कर देते हैं तो उस काम के बाद जो लिटिगेशन है या लीगल जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इतना आपको उलझाएगा अपने सारे प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर कि आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा। तो अगर कोई ये समझता है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत शायद जो है वो 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी और कोई फैसला ऐसा आ जाएगा कि जिसकी बुनियाद पर यकजुम्बिश कलम कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गवादर तक तमाम सीटों का फैसला हो जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं और ना ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज होती है कानून, एक होता है कि आपका वोटर मौजूद है आपके पास, ठीक है जनाब, आपके बड़े चाहने वाले मौजूद हैं। एक होते हैं मंतकी अंजाम। ये टीवी स्क्रीन पे बैठ के ये कहना कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने अपनी सीट इखलाकी तौर पे वापस कर दी थी और हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें चौक पे ले जाके फांसी लगा दीजिए आप, लेकिन हम तो इंसाफ लेके रहेंगे। और इसका नतीजा ये है कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने सीट वापस कर दी, शहबाज शरीफ साहब भी अपनी सीट छोड़ देंगे और ये चीज़ें जी ख़त्म शुद्ध पे हो जाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये सिर्फ आवाम को अभी तक भी चूना लगाने का क्या सीन बनता है, ये मेरी समझ से बाहर है कि जो चीज़ हो नहीं सकती उसमें हम कब तक उलझाए। क्या इन लोगों को, सियासतदानों को खुद ये बात नहीं पता कि मुल्क इस वक्त किन हालात में है? क्या खुद ये नहीं पता कि IMF की किसके क्या सिलसिले? क्या खुद ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है? क्यों आवाम को उलझाया हुआ है? देखिए जी, जब गेंद इनके कोर्ट में आती है तो फिर उस तरह की बातें करते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज वसी मोरल ग्राउंड्स की बात कर रही है, हाई मोरल ग्राउंड्स की बात, क्या इनके पास जब इस तरह के किरदार या इस तरह की किसी चीज की बुनियाद के ऊपर ये असेंबली से रिजाइन कर दें तो क्या इन्होंने ऐसा किया? एक नहीं कई मिसालें हैं। इनके लोगों पे जब करप्शन के चार्जेस लगे, मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। एक वक्त ऐसा आया कि एक साहब थे जो है वो फारिग हुए, पापा जॉन्स के नाम से मशहूर हुए। इमरान खान साहब ने उनके लिए कहा कि मैंने इनके पास मौजूद सबूत देख लिए, मैं मुतमईन हूं, लिहाजा जो है वो ये जो है वो नेक और ईमानदार और शरीफ आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि वो साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आसिम सलीम बाजवा साहब की, वो वाकई नेक नहीं होंगे, वो बदकिरदार होंगे या उन्होंने लूट खसूट से दौलत बनाई होगी, मैं ये बात कर ही नहीं रहा। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार था कि वो किसी फर्द जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए, दूसरों से तो वो कहते हैं कि करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर साबित हो ना हो, आप चोर हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने दौर के अंदर जिन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, ये आमिर कियानी साहब कौन थे, मेडिसिन का स्कैंडल कौन था, क्या तहरीक इंसाफ के जमाने के स्कैंडल में आपको गिनवाऊं कि कितने थे, उस्मान गुलजार साहब कौन थे, फराह गोगी कौन थी, एक के बाद एक स्कैंडल है। यहां पर वल्ला माफ कीजिएगा कि आपको जो वो कतार लगी हुई नजर आएगी आपको स्कैंडल्स की, लेकिन
आप ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी एक मकाम के ऊपर भी कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स का मुजाहरा किया हो और कोई इस्तीफा दे दिया हो, या किसी से इमरान खान साहब ने इस बुनियाद पर इस्तीफा ले लिया हो कि उसने सही कारकर्दगी अदा नहीं की। बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप दूसरे से तवक्का करते हैं कि वो इखलाक, किरदार और आइन, कानून और उन तमाम असूलों के ऊपर के जो किताबों के अंदर लिखे हुए हैं उसकी बुनियाद पर वो फैसला करे, हालात को, मामलात को लेकर चले और वो उन तमाम चीजों को करे कि जो एक हुक्मरान को करनी चाहिए। फिर नजरिया पाकिस्तान, फिर काजिल मोहम्मद अली जिन्ना, क्या क्या आपको ऐसे मामलात नजर आए कि जहां पर आप कहें कि इसको इस जो है वो नहज के ऊपर पहुंचकर फैसला करना चाहिए, या इस इखलाकी मयार के ऊपर, इस इखलाकियात के कुतुब मीनार या मीनार पाकिस्तान पे चढ़ जाना चाहिए, लेकिन खुद जब इक़्तिदार के अंदर हो तो फिर आपको कुछ ना दिखाई दे, फिर आपको ये समझ में ना आए कि जो स्कैंडल्स हैं, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चले जनाब हुआ है। अब एक जो वोटर है, ये एक बात की जाती है कि जनाब वोटर कहाँ जाएगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आम शहरी जिन हालात में उसको अभी भी ये फिक्र है कि उसके वोट के साथ क्या हुआ है, या वो इस फिक्र में कि अब तो जनाब हो गया है, अब मेरे मसाइल को हल करने के लिए तरफ तवज्जो दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये स्टेबिलिटी ना लाना, ठीक है हो गया है, अब गौरव अयूब साहब बन जाएंगे, आपके अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन क्या वाकई एक आम शहरी को ये फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त उसकी जो वोट चोरी हुआ है या धांधली हुई है, अब जाके क्या फर्क पड़ेगा उसको? देखिए जी, आम शहरी का मसला है रोटी कपड़ा मकान। आम शहरी का मसला है कि उसको सस्ते दामों जो अशिया पर दुनोश मिले, जरूरत जिंदगी की अशिया उसको मिले, गैस उसको सस्ती मिले, बिजली उसको सस्ती मिले। ये लेकिन आप इसमें सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया वो ये था कि मैंने आपको शऊर दे दिया, बाकी सारे काम आप खुद करते फिरे। यानी कि शऊर का मतलब यह है कि आप लोगों के गिरबान को नोचे। शऊर का मतलब यह है कि आप लोगों की इज्जत नफ्स को तार तार करें, पामाल करें। शऊर का मतलब यह है कि घर में भाई भाई से लड़ जाए सियासत की बुनियाद पर। शऊर का मतलब यह है कि चौकों चौराहों के ऊपर लोग एक दूसरे को इस बुनियाद पे गालियां दें कि वो उसका लीडर है और वो मेरा लीडर है। तो शऊर खुदा ना खास्ता इसका नाम नहीं है। और शऊर जो है वो इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं देता, खाने के लिए जो हुक्मरान की जिम्मेदारी है वो उसको पूरी कर। अच्छा, इसी पैराग्राफ में एक सवाल आपसे, ठीक है मुझे दूसरे गेस्ट को भी लेना है, आप ही साथ रहिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रेज होता है। इसमें कहा जा रहा है कि ठीक है जनाब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर मुल्क के जो हालात हैं जो मैं आगे संभलते हुए नजर नहीं आ रहे इकोनॉमी के, खुदा करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेहतर तरीके से इस वक्त डील कर सके, लग नहीं रहा अभी फिलहाल तो 1 साल तक। इन हालात में कहा जाता है कि अगर उन लोगों को लाया जाता जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थी, किसी और को हुकूमत दे दी गई है, और अगर वो आ जाते तो ये अवाम बुरे हालात में भी सरवाइव करती और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन हुक्मरान आया है, उनका अपना जिसको वोट दिया वो आ गया। लेकिन अब चूंकि वो हुक्मरान नहीं है, उनके कहने के मुताबिक जिनको वोट दिया गया था ये धांधली ज्यादा लोग हैं, तो ये पाकिस्तान के बुरे हालात को भी शहरी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्या ऐसा ही है? देखिए जी, ये तो वो कल्ट है जो इमरान खान साहब ने इस पूरे पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है कि जो इमरान खान साहब के गलत फैसले को भी अदा कहते हैं और दूसरे के सही फैसले को भी जो है वो बदकारी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक कल्ट है। ये जहनों पे जब इंसान के पर्दे पड़ जाए ना तो फिर यही सब कुछ होता है कि जो आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है वो खाने को ना हो और वो कहें कि जी हम इसलिए खुश हैं कि हमारा लीडर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, वो दाएं से चलता है, बाएं से चलता है। ये जब तक की है जब तक आपकी पेट भराई हो। जो आदमी गरीब है उस गरीब आदमी की सियासत, उस गरीब आदमी की सोच, उसका महवर उसका बावर्ची खाना ही है कि किस तरीके से मैं 1 वक्त की, 2 वक्त की, 3 वक्त की रोटी के लिए सामान पैदा कर सकूं, अपने बच्चों को खिला सकूं। ये सारे उन लोगों के शशके हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं या जिनके पास खाने को इतना मौजूद है कि उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि उन्होंने बिजली का बिल कैसे भरना है और गैस का बिल कैसे भरना है। जाके कभी किसी रोड पर निकल के किसी जो है वो ऐसे आदमी से पूछिए कि जिसके पास खाने को ना हो, वो आपको बताएगा कि उसके बुनियादी मसाइल हैं क्या। बुनियादी मसाइल के ऊपर से जब हम पहलू तही करते हैं, सरफे नजर करते हैं, तो ही हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं कि जहां हमें कल्ट फॉलोअर देखते हैं कि जो इमरान खान साहब के गलत फैसलों को, गलत बातों को, यहां तक कि अगर 9 मई का वाकया हो जाए कि जिसमें किसी मुल्क की तंसीबात के ऊपर, दिफाई तंसीबात के ऊपर एक लश्कर जो है वो यलगार कर बैठे, तो उसको भी जो है वो कोई ना कोई रेड लाइन और रेड लाइन के बाद
किसी और ब्लू लाइन का जो है वो से मुशाबहत देते हैं और कहते हैं कि जी फलाना गलत किया, फलाने गलत किया। तो बुनियादी तौर पर जो कौम ये कहते फिरे कि जी उस्मान बुज़दार इस मुल्क के बहुत अच्छे सीएम थे, जो ये कहते फिरे कि फराह गोगी बड़ी नेक बच्ची थी, जो ये कहते फिरे कि जो वो अलकादे ट्रस्ट का केस कुछ नहीं था, जो ये कहे कि खान साहब को तो पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी खान साहब घड़ियां बेचते हुए पाए जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो कुदरत ने भी तो एक इंसान के ज़हन पे पर्दा डाल के, देखिए हम सुनते थे ना कि जी कुछ ऐसे काम होंगे, मिसाल के तौर पर, ये इससे रेलिवेंट नहीं है, मैं कोई खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ को किसी ऐसी चीज से कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम बचपन में पढ़ते थे ना कि दज्जाल जब आएगा तो बहुत सारे लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। तो उस वक्त भी एक ये सोच आती थी कि यार दज्जाल ऐसा क्या करेगा कि लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे और बाकी जो है वो ये भूल जाएंगे कि हक क्या है, सच क्या है। तो दज्जाल से मुराद किसी शख्सियत की तो अपनी जगह होगी, लेकिन दज्जाल से मुराद पूरे निजाम की भी तो है कि जो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर पर्दा डाल देता है और वो आंखों देखी मक्खी को निगल रहा होता है और कहता है कि इसका जायका बहुत अच्छा है। ठीक है फवाद, हमारे साथ ही रहिएगा। दज्जाल वाली बात थोड़ी सी सख्त हो गई, खुदा करे ना समझे कोई। बहरहाल प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान भी मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी अभी थोड़ी बाद आएगी, इस वक्त फवाद से ही कंटिन्यू करते हैं। फवाद, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहूँगी कि कोर कमांडर के इजलास में स्पेशली 9 मई का जिक्र होता है कि नहीं, उसको उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके ज़िम्मेदारान को। ये 9 मई वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, मज़ीद कितना नहीं माफ़ किया जाएगा उनको? क्या उनके खिलाफ मुकदमात नहीं हैं? या 9 मई वाले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी KPK की काबीना का हिस्सा भी हैं, तो माफ ना करना किस हद तक ठीक है? तो दोनों तरफ से ही हमें कुछ मसाइल नजर आते हैं। नहीं जी, दूसरी तरफ से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का निजाम, आईन, कानून एक पूरा आपको फ्रेमवर्क देता है कि जिसके तहत किसी फर्द को पकड़े जाने के बाद उस पर इल्जाम को साबित किया जाता है, उसको प्रोसिक्यूशन होती है, उसके बाद अदालत में चालान पेश होता है, पूरा उसके ऊपर जो है वो जिरा होती है, फिर अदालत उसके बाद फैसला देती है। और ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके अंदर ये एक तवील प्रोसीजर है। ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हम झपकते कोई फास्ट स्पीडी ट्रायल या स्पीडी जस्टिस की हमारे यहाँ कोई अलग से अदालतें हों। तो जिस तरीके से कोई चोरी या दंगा फसाद या किसी और जुर्म की सूरत में केस चलता है और फिर हम सुनते हैं कि तारीख पे तारीख पड़ती है, वैसे ही 9 मई के मामलात भी होंगे। जहां तक बात आपने की KPK के हुकूमत के अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे शामिल हैं, तो जाहिर है कि इस एलामिये का बुनियादी जो मामला और मकसद समझ में नजर आता है वो ये है कि कोई फर्द जो किसी भी चीज की आड़ लेकर बैठा हो, चाहे वो कौमी असम्बली की रुकनीत की हो, चाहे सूबाई असम्बली की रुकनीत की हो, या किसी और हुकूमती सियासी ओहदे की आड़ हो, और उसके ऊपर अगर 9 मई का केस है और अदालतें अगर फैसला करती हैं कि जी इसको गिरफ्तार किया जाए और उसको जो है वो सजा दी जाए, तो फिर उसके ऊपर जो है वो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि NROs यहाँ पर मिलते हैं, रिकंसिलेशन के नाम पर लोगों के केसेस जो है वो बनाए और बिगाड़े जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। तो जहां तक बात आपने की है कि जी इनको माफ नहीं किया जाएगा, तो ये इस अज़म का अदा है कि इस हवाले से कोई ऐसी निगोसिएशन जारी नहीं है कि कह दिया जाए कि जो लोग 9 मई के अंदर पकड़े गए थे। ये पॉइंट बड़ा आपने अच्छा बयान किया कि कोई किसी भी सीट पे हो, लेकिन अगर माफ नहीं किया जाएगा तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जहां हो वहीं पे ही रहो, आगे और मसाइल भी हो सकते हैं। फवाद, साथ ही रहिएगा क्योंकि आपके हमारे उस्ताद डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो एक अपनी जगह सवाल बाकी है। लेकिन जो पोलराइजेशन यहाँ पे हुई है और इंतखाबात में हम ये समझते थे कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नफसियाती जंग की टर्म पहले मुल्कों की सतह पर इस्तेमाल होती थी, अब हम पाकिस्तान में भी इसको देख रहे हैं, प्रोपेगेंडा का लेवल भी हाई है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अबलाग की सूरत में क्या ऐसी चीज़ की जा सकती है कि लोगों को ज़हनी तौर पर भी ठीक किया जाए, या मौजूदा हुकूमत आने से वो मुतमईन हैं या नहीं है, लेकिन हुकूमत को ऐसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए कि आम फर्द को वो जहनी तौर पे इंतशार से बचा सकें? भाई देखिए, अगर हुकूमत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत का कम कर सकती है, महंगाई से निजात दिला सकती है, गवर्नेंस दे सकती है, तो अवाम का एतमाद पैदा होगा। वरना अवाम ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये उनकी हर चीज की नुमाइंदा नहीं है, तो वो क्राइसिस जो है वो सियासी मैदान में भी जारी रहेगा और माशी मैदान में भी। तो क्या वाकई कुछ हुकूमत कुछ दे सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। IMF से जो नया मुआहदा होने वाला है
उसमें तो मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद महंगाई आएगी। हर महीने बिजली और गैस की कीमतें ऐसे बढ़ती हैं जैसे प्याज और सब्जी की बढ़ती है, तो उसमें तो बेचैनी और बढ़ेगी, उसमें उसके तो कम होने का कोई इम्कान ही नहीं है। सर, आपको कोई उम्मीद लगती है कि इस वक्त जो काबीना बनी है, स्पेशली पंजाब के हवाले से बात की जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई उम्मीद है बेहतरी की, या आप समझते हैं कि कोई, क्योंकि जितना वजीर आजम इम्पोर्टेंट है इतना फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, पंजाब में यह है कि मरियम कोशिश करेंगी गवर्नेंस देने की, अब वो किस हद तक कामयाब होती हैं इस शदीद माशी बहरान में एक सवाल है। मगर ये बात सही है कि गवर्नेंस बेहतर होने से, कुछ बुनियादी मसाइल बेहतर होने से आवाम सुकून का सांस लेते हैं, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सरकारी इदारों में रिश्वत के रेट के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से। मगर ये सारा मामला ये है कि हुकूमत के पास पैसा कितना होगा और वो कैसे वो इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वाकई कुछ गवर्नेंस आई तो कुछ बेहतर हो जाएगा, वरना मजबूरी तौर पे तो कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं इस पे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब, आज भुट्टो साहब के हवाले से एक अहम केस का फैसला हुआ है। फैसला तो नहीं कहना चाहिए, मान लिया गया है कि माजी में कोई गलती हुई है, और ये भी कहा गया है कि कालादम नहीं करार दिया जा सकता माजी के किसी भी फैसले को। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये वो बात टेक्निकली तौर पे तो सही है, इसे कालादम करार नहीं दिया जा सकता, मगर ये फैसला इतना बुरा था कि इसको हमेशा जुडिशियल मर्डर कहा गया, और कभी भी किसी भी अदालत में भुट्टो केस को रेफरेंस के तौर पे पेश नहीं किया गया आज तक। कि जिस तरह नजीर पेश की जाती है, तो ये उन केसों में है जिनको कभी भी पेश नहीं किया गया। तो वो उस पे ये जो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि वाकई भुट्टो साहब को जो फांसी का फैसला था गलत था, और ये एक अच्छा फैसला है। और ये फौरन यही कहा जा सकता है कि ये अच्छा फैसला है। अंडू होना ना होना एक अलग बात है, मगर ये मानना, हमारे यहाँ मानने की रिवायत नहीं है। किसी रियासती इदारे ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। बदकिस्मती से 71 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, मगर किसी इदारे ने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। तो इस तरह गलती का तस्लीम करना एक अच्छी बात है, मगर ये तो पहले से था कि जुडिशियल मर्डर है। लेकिन सर, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलती का तस्लीम करना अच्छी बात है, ठीक है, तारीख में लिख दिया गया, और मैं समझती हूँ कि बड़ा दिन है आज अगर माजी की किसी गलती को ठीक किया गया है तो। लेकिन उसके साथ ये भी तो, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कह रहे थे वो कि जनाब, जिसको हमें हुकूमत देनी होती है उसके केसेस हम फटाफट ख़त्म कर देते हैं, और जिसको हमें केसेस बनाने होते हैं हमें 100 मुकदमात भी हम बना लेते हैं। ये प्रैक्टिस कब तक जारी रहेगी? 2018 वाली गलतियाँ आज हम उसको अंडू कर रहे हैं, क्या हम 2023 में जो हमने किया है, जो केसेस बनाए, उसको हम 2028 में अंडू कर रहे होंगे? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है मौलाना फजल रहमान की। बुनियादी बात ये है कि जब तक पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होगी रियासत पर, और रियासत के तमाम इदारे पार्लियामेंट की बालादस्ती में नहीं आएंगे, और वो डिपार्टमेंट जो इदारों की खुद साख्ता इदारे बन गए वो उसकी कमांड में नहीं आएंगे, जब तक यही सूरत-ए-हाल रहेगी। क्योंकि इंसाफ की पामाली तो रोज होती है, तो रोज जो है कानून पामाल होता है, चाहे वो जाती सतह पे हो चाहे रियासती सतह पे। तो उसमें तो यही होता है कि पहले मुकदमात बनते हैं, फिर सजा होती है, फिर रिजीम चेंज होती है, फिर तब्दील हो जाता है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये सिलसिला जारी है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। फवाद, आपकी तरफ चलते हैं। फवाद, जो सिनेरियो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप मुझे सुन सकते हैं फवाद? जी जी फवाद, इस वक्त जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, स्पेशली अब मैं कराची की तरफ आऊँगी, क्योंकि कराची का इशू और सिंध का इशू दिन ब दिन एक संगीन हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त हम ये समझ रहे थे कराची वाले स्पेशली कि जैसे ही इंतखाबात का अमल होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी और MQM साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। फंड्स के इशूज़ अपनी जगह रहते हैं, कराची के इशूज़ कैसे रिजॉल्व होंगे? लेकिन ये पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर यह समझती है कि कराची के मसाइल अब उसे हल करने चाहिए, और कराची के मामलात को हल करने के नतीजे में उसके पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जिस तरीके से नून लीग के पास एक मॉडल है, उसने लाहौर को बना दिया, उसने जो पंजाब के अर्बन एरियाज के अंदर वो तरक्की दी कि जिसकी बुनियाद पर वो चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी कि आए और यहाँ पर पाकिस्तान के किसी और इलाके से उसको कंपेयर करें। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है, और जाहिर है कि वक्त भी अब चेंज हो रहा है, अब लोगों को जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे देखकर, या जो है वो कोई जज्बाती
कोई शहीदों का जो है वो लारा देकर जो है वो लंबे अरसे तक चलाया नहीं जा सकता। अब पूरी दुनिया की नजरें भी डेवलपमेंट वर्क की तरफ है और दुनिया ये भी चाहती है कि डेवलपमेंट के नतीजे के अंदर आप एक मॉडल तरतीब दे सकेंगे जिसकी बुनियाद पर लोग ये समझ सकें कि आपने कुछ उन्हें डिलीवर किया है। तो पीपल्स पार्टी को भी ये चैलेंज है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची में मेयरशिप के जरिए या फिर कराची में दीगर तरक्याती काम जिसको करने का वो इरादा करते हैं, उसके नतीजे में जो है वो कराची को एक मॉडल सिटी बनाया जाए कि जिसकी बुनियाद पर वो शहबाज शरीफ साहब से लेकर अपने तमाम सियासी मुखालफिन को चैलेंज दे सके कि आए कराची की तरक्की को देखिए। लेकिन 4-5 चीजें ऐसी हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल्स के पूरे नेटवर्क को सिंध के अंदर इस कदर मुनज़्ज़म किया है, फाल किया है और इस कदर उसको जदीद बनाया है कि पूरे दुनिया से लोग उसके ऊपर इलाज करने के लिए आते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में सूबा सिंध का हेल्थ केयर का नेटवर्क बेहतर है। लेकिन क्या सिर्फ लोगों को बीमार करके जो है वो ठीक कर देना कामयाबी है, या लोगों को बीमार होने से रोकना और लोगों को रोजगार, इंसाफ, तालीम, सेहत की दीगर सहूलियात देना जो ज्यादा प्रायोरिटी है? तो जवाब आएगा कि जी बीमार तो जो है वो 10 में से 2 बंदे होते हैं या एक फर्द होता है। 9 लोगों को तो वो बुनियादी सहूलियात चाहिए कि जो उनकी जिंदगी के तर्ज को। अच्छा, जहाँ अस्पतालों की बात आती है, ये तो मेरा ख्याल है कराची वो शहर है जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस हवाले से काफी काम कर रही हैं, मतलब काफी रिलीफ के काम भी हो रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन रेज होता है कि अगर 2 जमातों का स्पेशली स्टेक होल्डर बने नहीं बने, मिला नहीं मिला, वो एक सवाल पीछे रह गया MQM के हवाले से। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट भी है, पीपल ये भी हैं, MQM वाले भी हैं, अगर ये आपस में इसी तरह से इख्तलाफ करके रहते हैं और अगर MQM इतनी ज्यादा आगे बढ़ के बात कर रही है, तो क्या वफाक की बुनियाद पे सिंध में, कराची में काम हो सकेंगे? नहीं, देखें जी, 18वीं तरमीम के बाद 90% जो मामलात है वो तो वैसे भी वफाक से निकलकर सूबों के पास आ गए। अमन अमान से लेके तरक्की से लेके, तो फिर MQM क्या काम करेगी? ये क्वेश्चन तो ये है ना। देखें, बुनियादी तौर पर ये अगर हम कहें, एक लम्हे को तस्वुर कर लें कि MQM का मैंडेट बिल्कुल ठीक है, तो भी मेरा ख्याल है कि सूबे के अंदर एक हुकूमत होनी चाहिए, एक पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो स्याह और सफेद की तमाम चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। बुनियादी तौर पर एक बड़ा मसला ये भी है ना कि जब मखलूत 15-15 मिलकर काम करना, ये कोई चीज नहीं होती सियासत के अंदर। सियासत में तो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि आपका साथी भी अगर आंख झपकता है तो आप कह दें कि ये भी नाअहल है और मैं ज्यादा काम कर रहा होता हूं। तो बुनियादी तौर पर इस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए कि MQM और पीपल्स पार्टी को मिलकर कोई हुकूमत बना लेनी चाहिए थी जिसके नतीजे में तरक्की के किसी नए दौर का आगाज हो जाए। तो भाई पहले भी तो 50 दफा इस तरह की हुकूमतें बनी कि जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM साथ मिलकर बैठे। वो जमाना भूल गया आपको जब रहमान मलिक साहब 90 के बाहर ही डेरे लगा के बैठे होते थे और जाके बानी तहरीक अल्ताफ हुसैन की जो है वो मिन्नतें किया करते थे कि आप हमारी हुकूमत से ना निकलें। तो ये सारे जमाने हमने देखे हैं। उस वक्त कराची में कौन से तरक्की के नए दौर का आगाज हो गया? उसी वक्त तो लाहौर के अंदर वो सारी तरक्की हुई कि जिसकी बुनियाद पर आज शहबाज शरीफ आपका मुंह चढ़ाते हैं और कहते हैं कि जी आओ मुकाबला करो। तो ये हम सोच लें कि जी MQM और पीपल्स पार्टी अगर साथ मिलते तो शायद कोई तरक्की के किसी नए मंजरनामे का हमारे सामने जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरक्की वही होनी थी जो अब उन्होंने करनी। अब जरूर यह है कि लोग पीपल्स पार्टी को अकेले लान तान का निशाना बनाएंगे। और सबसे बेहतर जमहूरियत पे मैं समझता हूं चीज यह है कि कोई पार्टी खुद हुकूमत बनाए जिसको मैंडेट मिला है और फिर उस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर वही जिम्मेदारी ले कि जो अच्छा और बुरा है वो सारे का सारा जो है उसके ऊपर अगर गाली पड़ती है तो वो गाली भी उनको जाए और अगर तारीफ और तौसीफ बनती है तो उस तारीफ और तौसीफ के उस टोकरे को भी वो उठाए। हम अगर ये कहें कि इत्तेहादी हुकूमत बन जाए, 16 जमातें मिल जाए, 14 जमातें मिल जाए, नून लीग मिल जाए, पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाए, ये लोगों को मिला के जिस तरीके से हमने एक गड़बड़ घोटाला बना दिया है, ये कमजोर हुकूमत की निशानदेही होती है। और कमजोर हुकूमत के बाद सबसे आसान ही होता है कि आप अपने इत्तेहादी के ऊपर कहते हैं कि हमने तुझे जिम्मेदारी इसको दी थी, इसने जिम्मेदारी नहीं की। ज्यादा बेहतर इस मुल्क के लिए होता है कि वफाक के अंदर भी कोई एक ऐसी हुकूमत आती कि जिसको दूसरे के सहारे की जरूरत ना होती। उसको एक मजबूत अपोजिशन का सामना तो जरूर होता, लेकिन उसको जो है वो अपनी हुकूमत बनाने के और बचाने और चलाने के लिए किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ता। इसी तरीके से सूबे के अंदर भी इससे अच्छी पोजीशन ही कोई नहीं है कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाए, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, KPK के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ सुन्नी तहत कौंसिल की शक्ल में हुकूमत बनाए, और बलूचिस्तान तो माशाल्लाह हमेशा से ही जो है वो तरक्की की महराज और मंजिलें तय कर रहा है, तो वहां जो भी हुकूमत बनाए वो हुकूमत किसी और तरीके से चलती है। तो अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त एक आइडियल सूरत हाल है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जिस कदर इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को सूबे में एक पार्टी
इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी लेगी, फिर स्याह और सफेद दोनों सूरतों के अंदर तनकीद और तारीफ उसी के जिम्मे होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना कि एमकेएम शामिल हुकूमत में हो जाती, तो पहले कौन से बड़े जो है वो इन्होंने पहाड़ तोड़े थे कराची के अंदर तामीर और तरक्की के, जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि कराची के लोग बड़े खुश हुए थे। पानी का मसला उसी जगह है, सीवरेज का मसला उसी जगह है, टूटी फूटी सड़कें उसी जगह पे हैं, बिजली के मसाइल उसी तरीके से हैं, गैस का के प्रेशर का मामला आज तक उसी तरीके से है। टेक्निकली मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अगर वो कहते जी हम स्टेक होल्डर हैं और बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे सामने भी आ गए, चलें जनाब एक मरला हो गया, लेकिन अगर कराची के डेवलपमेंट के पे बात की जाए तो कौन है जिम्मेदार, कौन काम करेगा? सिंध हुकूमत काम करेगी, बल्दियाती हुकूमत काम करेगी, और फिर एमक्यूएम का क्या किरदार रहेगा तरक्की में? मेरा टेक्निकल क्वेश्चन ये है जो मेरी समझ से बाहर है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के पास सिटी गवर्नमेंट भी है, पीपल्स पार्टी के पास सूबाई गवर्नमेंट भी है, और पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की भी एक तरह से जो है वो शरई या गैर शरई पार्टनर है। तो ऐसी सूरत में तो कराची हो या सिंध का कोई और इलाका हो, उसकी जो तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी है वो उसी एक पार्टी के ऊपर आयद होती है। जमहूरियत में ये नहीं होता कि जो पार्टी सीटें ले ले तो वो हम कहें कि सारा स्टेक उसका हो गया और उसको भी अब काम करना चाहिए। तो उसको स्टेक नहीं मिला। अगर 16-17 सीटों की बुनियाद पर कौमी असम्बली की और 30-35 सीटों की बुनियाद पर सूबाई असम्बली की आप ये सोचें कि वो पार्टी पूरे सूबे के आवाम की तकदीर को बदलेगी, तो ये सोच ही गलत है। सोच ये चाहिए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात की सूरत में भी कराची का मैंडेट मिला है, हैदराबाद का मैंडेट भी मिला है, सखर का मैंडेट भी मिला है, मिर्खास का मैंडेट भी मिला है, यानी कि उनके शहरी और देही तमाम इलाकों का मैंडेट उनके पास है बल्दियात में। और इसी तरीके से सूबाई हुकूमत में भी जो है वो पीपल्स पार्टी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। तो जहां इक़्तिदार के वो मजे लेंगे वहां इक़्तिदार का जवाब भी उन्हें देना होगा। चलिए फवाद, मैं ये क्वेश्चन लेके जो है ना तौसीफ चौहान साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट चीज ये है जो क्लियर करना है जरूरी है या पैगाम देना जरूरी है, अपोजिशन में होना किस हद तक मायने रखता है? क्या अपोजिशन में होने का मतलब यही है कि हम डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ तनकीद पे काम करना है? कितने अख्तियार होता है उन लोगों के, जनाब आप भी पढ़ें, आप भी काम करें, चाहे वो सिंध की अपोजिशन की बात कर लें हम या वफाकी सतह पे बात कर लें। ठीक है जनाब, तौसीफ अहमद खान से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है और फवाद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फवाद, अपोजिशन लीडर के हवाले से, अपोजिशन पार्टीज़ के हवाले से बात हो रही है। अगर कोई अवाम के वोट लेके वहाँ तक पहुँचा है, चाहे वो वफाकी का उसमें पहुँचा है, असम्बली में पहुँचा, सूबाई असम्बली में पहुँचा, तो फिर उसका काम क्या रह जाता है? क्या कोई काम नहीं है, सिर्फ यही है कि अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन करनी है, या डेवलपमेंट पे भी कोई काम किया जा सकता है? ठीक है जनाब, अब कुछ शायद मौसम की खराबी, कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही है। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, जी जी डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्यों हम अपोजिशन के किरदार को इस वक्त तक वाज़े तौर पे नहीं बयान कर सके? हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि जो अपोजिशन में होगा वो सिर्फ तनकीद करेगा, तो फिर जो वोट्स लेके, इतने वोट्स लेके, चाहे वो कौमी सतह पे बैठा है चाहे सूबाई सतह पे बैठा है, तो क्या उसका किरदार सिर्फ यही है तनकीद करना? कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट पे काम किया जाए, प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, कुछ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, अपोजिशन का किरदार हुकूमत का एहतसाब करना है, और एहतसाब करने के साथ तजावीज़ पेश करना है, मंसूबे पेश करना है। हुकूमत को चाहिए कि उन मंसूबों पे अमल दरामद करे। तो ये तो किरदार हमेशा से है, मगर ज़ाहिर है हुकूमत अपोजिशन के किरदार को तस्लीम नहीं करती, तो फिर सारा मामला जो है मनफी सूरत-ए-हाल की तरफ चला जाता है। फिर ये कि जैसा कि आप जिक्र हो रहा था कराची के मामले का, देखिए दुनिया में जो शहरों की तरक्की की साइंस है उसकी बुनियाद यह है कि निचली सतह का बल्दियाती निज़ाम। अब पीपल्स पार्टी जो है और मुस्लिम लीग भी ना इस निज़ाम की अहमियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कराची में असल में एक सुपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होनी चाहिए और कंटोनमेंट समेत सारे इलाके उस कॉरपोरेशन के पास होने चाहिए, और उसके तहत निचली सतह तक, यूनियन काउंसिल तक इख्तियार मुंतकिल होना चाहिए, उन्हें फंड मिलने चाहिए। तो उसके नतीजे में तरक्की होगी। जब तक आप इस बुनियादी साइंस को नहीं मानेंगे वो तरक्की नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने अपने तौर पे कोशिश की कंपनियां बना के, तो वो जब तक वो मौजूद रहे तो चलता रहा, मगर उनके जाते ही वहाँ मामला ठप हो गया था। तो असल पायदार तरक्की तो यही है कि सारी सियासी जमातें निचली सतह के बल्दियाती निज़ाम को तस्लीम करें, उसको कायम करें और सूबाई असम्बलियाँ कानून साजी करें।
और ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो ये कैसे करेंगे और उन कानून साजी पे अमल दरामद कराएं। तो इसके बगैर तरक्की नहीं होगी, वो कराची यूं ही पसमानदा रहेगा, अमन अमान के हवाले से भी और तरक्की और सीवरेज के हवाले से भी, और उसके नतीजे में मजीद अनाज की बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला सिर्फ यही है कि कोई एक शख्स भी अगर मुखलिस होकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मसला यहाँ पे साफ जो खुली आंखों से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो अपनी जीत की खुशी बना रही हैं, या जीत की खुशी भी नहीं बना रही तो अपनी अपोजिशन में किरदार को भी उसको भी सराहते हुए अपनी खुशियाँ बना रही है। इस वक्त अवाम की क्या सूरत हाल है कोई नहीं जानता। हम रमज़ान की बातें बड़ी करते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं और इसमें एक जो मुसलमान का दिल होता है बड़ा खुश होता है, एक रहमत और बरकतों का महीना है, लेकिन उसके बावजूद भी कौन है स्पेशली बड़े मेगा सिटीज़ में, स्पेशली इन कराची के ये जो वो लोग हैं जो कि पैसा बना रहे हैं, जो अभी से चीज़ों को स्टॉक करके बैठे हुए हैं, जो कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कोई एक है हुकूमत आने के बाद भी कि पीछे से पलट के तो पूछे कि रेट्स का क्या होगा, किस तरह से निज़ाम चलेगा, किसी ने क्या प्लानिंग की है? अभी तक तो कोई प्लानिंग हमारे सामने नहीं आई। प्लानिंग अचानक से वो आएगी जो अचानक से एक्सेल रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाती हैं और सिर्फ कंप्यूटर से रिपोर्ट्स बना के आपके सामने आएंगी। ना किसी ने रिसर्च की है, ना ये आपको बताने की कोशिश की कि आगे होगा क्या, रमज़ान में किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह से मुनाफाखोरों को रोका जाएगा। नहीं जनाब, कुछ नहीं हुआ। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।